आज जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम से या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिएगा, अब ये नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम करता क्या है एग्जैक्टली में। देखिएगा तो क्या लिखा है, द सिस्टम विच रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी थ्रू नर्व। ध्यान दीजिए, किससे पर्टिकुलर रेगुलेशन होने वाली नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली न्यूरॉन या नर्व्स के बारे में डील करने वाले हैं। और हमें मालूम है कि जो न्यूरॉन होती है वो बेसिकली कंडक्शन में हेल्प करती है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर ले जाने में। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक जो नर्वस सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम में है क्या, बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए एक मैसेज को एक पर्टिकुलर ऑर्गन से दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेकर जाते हैं। अब देखो, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो आपके पास न्यूरॉन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। तो मैंने कहा था कंडक्शन जो स्पीड होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि माइलिन शीथ एज एन इंसुलेटर है, इसीलिए आपके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है उसको पर्टिकुलरली नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर जंप करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर नॉन माइलिनेटेड में जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो स्लोअर होती है कंपेरिजन टू माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो आपकी बॉडी के किसी और टिश्यू से कम स्पीड पर वर्क करती है। हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर है हमारी बॉडी का, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है वो ज्यादा बेटर वर्किंग में होती है, क्योंकि पर्टिकुलरली वहां पर कंडक्शन जो स्पीड होती है वो ज्यादा फास्टर होती है। नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जंप करना पड़ता है, इसी वजह से आपके पास जो इंफॉर्मेशन की ट्रेवलिंग हो रही है वो 120 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, जो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट कंडक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, थ्रू दिस सिस्टम मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एट अ फास्टर रेट। तो समझ गए कि क्यों होता है, क्योंकि इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात देखिएगा, हमने कहा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में दूसरी वर्ड फंडामेंटल आती है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन का मतलब यहां से ये समझ रहे हैं, देखो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन में क्या वर्किंग हो रही है इस चीज का पता होना चाहिए, या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या एग्जैक्टली में एक्टिविटी करवानी है, फंक्शनैलिटी करवानी है नहीं करवानी है, ये भी चीज पता होना चाहिए। तो ये भी पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम ही उस चीज को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है कि एग्जैक्टली में आपकी बॉडी के जो ऑर्गन होंगे वो किस तरह से वर्क करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन से हम पढ़ते हैं वो ये है कि नर्वस सिस्टम होल एंड सोल आपके पास में सिर्फ न्यूरॉन्स के थ्रू वर्क नहीं कर सकती है, दे आर ऑलवेज रिक्वायरिंग द एंडोक्रीन सिस्टम इन ऑर्डर टू वर्क। इसीलिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्रीन सिस्टम होती है वो टोटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वर्किंग है। न्यूरॉन अगर अच्छा काम करेगी और अगर हार्मोन अच्छा काम नहीं करेगा तो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं आ सकता है। और अगर आपके पास में नर्वस सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और आपका एंडोक्रिन सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा तो भी कंट्रोल नहीं आ सकता है, ना कोऑर्डिनेशन आएगी। तो ध्यान देकर चलिएगा, जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि आपके पास पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम और आपके एंडोक्रिन सिस्टम को एक दूसरे के साथ मिली भगत में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। जब हमने पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू, हमने एनिमल टिश्यू का एक टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने कहा था जो आपके नर्वस टिश्यूज होते हैं दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो हम क्योंकि नर्वस सिस्टम को भी एग्जैक्टली में उसके अंदर क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज होंगी दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन, इसका मतलब नर्वस सिस्टम भी किससे डिराइव होती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से ही। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब एक बात का ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, मान लीजिए सर्टेन एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन के ऊपर एक सर्टेन स्टिमुलस जो है वो आई। अब कैसे आपको पता लगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन पर कोई स्टिमुलस आया है और आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो हम पढ़ते हैं कि आपके पास तीन तरह की न्यूरॉन होती हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और मिक्स्ड टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का रोल ये होता है कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेशन के लिए ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है,
और वहीं पर जो मोटर न्यूरॉन होती हैं, जितनी भी ब्रेन के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटरप्रिटेशन हुई है और आपके ऑर्गन को किस तरह से एग्जैक्टली में उस समय रिएक्ट करना है, वो पर्टिकुलर कंट्रोल जो है वो आपकी मोटर न्यूरॉन के पास होता है। मिक्स्ड न्यूरॉन आपके सेंसरी फंक्शन भी कर सकती हैं और मोटर न्यूरॉन वाले फंक्शन भी कर सकती हैं, दोनों फंक्शन करने की उनके पास में काबिलियत होती है। तो ये आपने चीजें यहां से थोड़ा सा ध्यान रखनी है ओवरव्यू में, ठीक है। अब देखिएगा, तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हम नॉर्मली दो तरह के ही एग्जैक्टली में नर्वस सिस्टम को डील करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी आपके पास आती है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहां पर एग्जैक्टली में जो पुराने टाइप की जो क्लासिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर लिखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलग से। अब जरा ध्यान दीजिएगा नई क्लासिफिकेशन में क्या चीज कर दी गई। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप पढ़ाई जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की? दो टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। एक को कहते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, वॉल्यूएंट्री नर्वस सिस्टम है, और एक को कहते हैं इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है। तो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बीइंग एग्जैक्टली बीइंग टर्म्ड एज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैंने क्या चीज कही, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम जो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है वो है आपके पास वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और एक ऐसा है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा वो है आपके पास में इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, या स्पेसिफिकली उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान देकर चलिएगा कि ये एग्जैक्टली में यहां जरूर अलग लिखा हुआ है लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है जी, सबसे पहले आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के दो हिस्से आते हैं। एक है आपके पास ब्रेन और दूसरी आपके पास आती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ध्यान देकर चलिएगा, दो पार्ट है, एक है आपके पास ब्रेन और सेकंड पार्ट आती है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब चलिएगा, कल हम जब हमने चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन को पढ़ने की कोशिश की थी तो उस दौरान भी मैंने ये चीज बताई थी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज, सभी की सभी जितनी भी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज होंगी, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होंगी, उनका सबका कंट्रोल जो है वो ब्रेन के पास ही होता है। अगर ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो आपकी हेल्थ अच्छे से नहीं होगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम जब हेल्थ को डील करते हैं तो हम ये कहते हैं इट इज बेसिकली अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, बट WHO के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी उसी पर्सन की सही रहेगी जहां पर ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रही होगी। इसीलिए उसने बताया था ब्रेन शुड ऑलवेज एक्ट एज एन सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट इन ऑर्डर टू हैव कोऑर्डिनेटेड हेल्दी सिस्टम ऑफ योर पर्टिकुलर बॉडी। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रेन अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो आपकी बॉडी की वर्किंग अच्छे से नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए ब्रेन के बाहर सबसे पहले क्या लगाया हुआ था, क्रेनियल वॉल्ट। याद है जब क्रेनियम हम पढ़ रहे थे तो हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था। वो बोन बेसिकली किस चीज में हेल्प कर रही है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने में। तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियल वॉल्ट या क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स ऑफ योर बॉडी। तो ब्रेन बॉक्स आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके, अच्छे से फंक्शन कर सके। अब चलेंगे, ब्रेन के तीन हिस्से बताए गए, एक बताया गया फोर ब्रेन, एक बताया गया मिड ब्रेन और एक बताई गई आपके पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मीजेंसेफेलॉन कहते हैं, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है जी। अब चलिएगा, इसके भी पर्टिकुलर आगे जाकर हमने पार्ट कर दिए। तो फोर ब्रेन के तीन हिस्से बताए, कौन कौन से? एक होती है ऑल्फैक्टरी लोब जिसको हम राइनेंसेफेलॉन कहते हैं, सेकंड आती है सेरिब्रम या उसको हम टेलेंसेफेलॉन कहते हैं, और थर्ड हिस्सा आता है आपके पास डायनसेफेलॉन जिसको हम बेसिकली थैलेमेनोसेफेलॉन कहते हैं। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, यहां से देखो सारी चीज तो मैंने कहा कि कॉन्सेप्चुअल अकॉर्डिंगली तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हम क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सब कुछ चलेंगे। तो देखिएगा, ऑल्फैक्टरी से हम समझते हैं पर्टिकुलर स्मेल से रिलेटेड। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ योर पर्टिकुलर स्मेल इज बीइंग अकरिंग इन दी फोर ब्रेन पार्ट, और उसके अंदर आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब में। लेकिन होता क्या है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये ऑल्फैक्टरी लोब लीस्ट डेवलप्ड होती है। सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा आपके पास ब्रेन का दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब है,
और हमारी बॉडी के अंदर ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो सबसे कम वर्किंग में है। इसका मतलब ये हुआ सूंघने की शक्ति जो हमारी होती है किसी भी चीज को वो बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो ज्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। अब देखिएगा कई बार राइनोसेफेलॉन याद नहीं रहता है कि किसके लिए वर्ड यूज की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा ऑल्फैक्शन इज द फंक्शन ऑफ द नोज, है ना। तो नोज के लिए सबसे पहले जो सुश्रुत नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने राइनोप्लास्टी के बारे में बताया। राइनोप्लास्टी क्या है? नोज की आपके पास में कॉस्मेटिक सर्जरी। तो ध्यान दीजिएगा वहां से राइनो वर्ड यूज किया था और यहीं पर ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड हमने यहाँ पर राइनोसेफेलॉन वर्ड यूज किए, तो ये भी ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए ये किससे रिलेट कर रहा है? स्मेल से रिलेट कर रहा है। दूसरा पार्ट आता है आपकी बॉडी का, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं या टेलेंसेफेलॉन कहते हैं, जो आपके पास इंटेलिजेंस, मेमोरी और लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब यहां से और क्या चीज जरूरी है सेरिब्रम से? देखो तो सेरिब्रम को हम दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया आपके पास सेरिब्रम को थ्रू दी सिल्वियन फिशर। ध्यान दीजिएगा सिल्वियन फिशर या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अकॉर्डिंगली हम पर्टिकुलर सेरिब्रम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं और वो दो इक्वल पार्ट कहलाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, दैट इज क्रॉस फाइबर्स के थ्रू, एंड दीज क्रॉस फाइबर्स आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द कॉर्पस कैलोसम। ध्यान दीजिएगा फिर से, सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए मदद ली जाती है इंटीग्रेटेडली आपके पास न्यूरॉन के नेटवर्क की, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। लेकिन अगर आपने सेरिब्रम को किसी जगह से काटकर उसके दो हिस्से करने होंगे तो वो पर्टिकुलर पोजीशन बताई गई जिसका नाम लिखा गया सिल्वियन फिशर या लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अकॉर्डिंगली जब आप कट करेंगे तो ही आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरी क्या चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस और मेमोरी के लिए आपको सेरिब्रम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसको कैसे रिलेट करते हैं? इसको रिलेट करने का आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सेरिब्रम के बाहर की एक लेयर होती है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इंटरनल लेयर को हम सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। अब यहां से क्या चीज ध्यान देनी है? ध्यान ये देना है जो ये कॉर्टिकल पार्ट है ये आपके पास ग्रे मैटर है और आपके पास जो मेडुलरी पार्ट है वो आपके पास में व्हाइट मैटर है। अब इससे क्या समझे? देखो जो आपकी ग्रे मैटर है उस ग्रे मैटर के अंदर आपके पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और मेडुला के इनसाइड में आपके पास में माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब होता यह है कि जिस पर्सन के अंदर आपके पास में माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्वांटिटी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से ज्यादा हो जाएगी, उसकी कंडक्शन स्पीड जो होगी बहुत ज्यादा फास्टर हो जाएगी, मैसेज की ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा फास्टर होगी, इंटरप्रिटेशन टू एवरीथिंग उसकी फास्टर होने वाली है, इसीलिए उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी, उसकी इंटेलिजेंस पावर भी बहुत अच्छी होगी, इंटेलिजेंट क्वोशेंट भी बहुत अच्छा होगा, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छी होगी, वर्ड की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपके पास में माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो ज्यादा नहीं होंगी एज कंपैरिजन टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तब तक आपका सेरिब्रम उतना इंटेलिजेंटली फंक्शन नहीं करेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड एक इंटीग्रेटेड और चीज बताई गई दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द सल्काई एंड गायराई। तो सेरिब्रम के इनसाइड में सल्काई और गायराई होती हैं। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये सल्काई और गायराई पाए जाएंगे उतना ही ज्यादा उस पर्सन की मेमोरी या इंटेलिजेंस पावर होती है। लेकिन फिर से हम जब इंटीग्रेटिवली उसको रिलेट करते हैं सल्काई और गायराई को, तो उसके अंदर भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में बात की जाती है। तो ग्रे मैटर में फिर से वही बात आ गई कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगी और जो आपके पास में व्हाइट मैटर होगा उसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगी। तो आपके पास पर्टिकुलरली माइलिनेटेड न्यूरॉन की संख्या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका सेरिब्रम बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, आप इंटेलिजेंट होंगे और मेमोरी आपकी बहुत अच्छी होगी। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। क्या चीज पे ध्यान दीजिएगा? हम यहां पर एक चीज कह रहे हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्वांटिटी आपको ज्यादा चाहिए एज कंपैरिजन टू अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो प्रॉब्लम ये है
कि अगर आपके पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली अनइंटेलिजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरप्रिटेशन करने की पावर, वर्ड को फॉर्मेशन करने की पावर, किसी की बात को समझने की पावर थोड़ा डिलेड होगी। हो सकता है आपको एक दिन में वो चीज ना समझ आए, बार बार जब आप उस चीज को पढ़ते रहें तो आपको वो चीज समझ आना शुरू हो जाए, क्योंकि कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बहुत स्लोअर है एज कंपैरिजन टू अ पर्सन जिसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन की मात्रा ज्यादा है और नॉन माइलिनेटेड की आपके पास कम है। जो आप कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग कोई नहीं होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर आपके पास पर्सन जिनके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, नॉन माइलिनेटेड से वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ही होगा, क्योंकि उसकी कंडक्शन स्पीड और लोगों से हमेशा ज्यादा होती है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान रखनी है, यहां से भी आपको कभी कभार रिलेट कर क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनके अंदर सर्टेन आपके पास एरियाज होते हैं जो भी हम डिफाइन करेंगे, वो भी आपके पास क्या क्या फंक्शन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अभी हम डील कर लेंगे उसके बारे में। थर्ड आती है आपके पास डायनसेफेलॉन या थैलेमेनसेफेलॉन, जिसका काम है आपके पास जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस आती हैं, चाहे वो आपके मिड ब्रेन से आती हो चाहे हाइंड ब्रेन से आती हो, वो सारी की सारी इंपल्सेस जो हैं सेंसरी इंपल्सेस पहले कहां पर जाएंगी, डायनसेफेलॉन में, फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होने के लिए जिस एरिया में उसको जाना है उस एरिया के अंदर ब्रेन के वो जाती है और वहां पर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। इसीलिए हम कहते हैं डायनसेफेलॉन एक रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब क्या हुआ, कनेक्टिंग पार्ट। आपके पास में मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से भी कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, डायनसेफेलॉन एक तरह का सेंसरी इंपल्सिस को अपने पास रिसीव करने वाला पार्ट है, इसीलिए आगे भी उस पर्टिकुलर इंपल्सिस को भेजता है जहां पर उस जिस एरिया के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन होकर क्या वर्किंग होनी चाहिए वो बताएगा। तो डायनसेफेलॉन एक तरह का रिलेइंग सेंटर है जो आपके पास छोटे छोटे पार्ट को एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटिवली फंक्शन करने में आपके पास हेल्प करेगा ब्रेन के। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा डायनसेफेलॉन के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है जी, कौन कौन सा, एक एपिथैलेमस, सेकंड आपके पास थैलेमस और थर्ड आपके पास हाइपोथैलेमस। तो कौन कौन से हिस्से आए जी, पहला आपके पास एपिथैलेमस, सेकंड आपके पास थैलेमस और थर्ड आपके पास में हाइपोथैलेमस। अब देखिए सारी चीज तो फिर से याद नहीं रहेगी, अब फिर भी मैं थोड़ा बहुत चीजें आपको बताता हूं, आपने वो याद रखनी। देखो एपिथैलेमस की एक खासियत होती है कि एपिथैलेमस में आपके पास पर्टिकुलर एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं वो आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, और यही सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होती है आपके पास पर्टिकुलरली ब्रेन को शॉक से अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, दूसरा न्यूट्रिशन टू अ ब्रेन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, स्पेसिफिक डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ब्रेन का वेट ना बढ़े इस चीज में हेल्प करती है। तो ये सारे फंक्शन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको कर देती है। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस तो आपके पास डायनसेफेलॉन के एपिथैलेमस में पाए जाते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस होती है वो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के इनसाइड में पाई जाती है, वहां पर भी उसका रोल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का ही है, दैट इज सीएसएफ बनाने का ही होता है। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखते हुए चलना है, चलेगा। उसके बाद आपने क्या चीज ध्यान रखते हुए चलना है, वो है आपके पास मिड ब्रेन का पोर्शन। उसके बाद सॉरी आपके पास में अभी डायनसेफेलॉन का सेकंड हिस्सा है, दैट इज थैलेमस। तो देखिए जो थैलेमस है वो आपके पास में सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करने में स्पेसिफिकली हेल्प करता है, और आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, पेन को थोड़ा बहुत सेंस करने में हेल्प करता है। ज्यादा तो नहीं कर सकता है क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली में वो वर्किंग किसी और को दी गई है, लेकिन फिर भी तो थैलेमस है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हुए पेन, टेम्परेचर, प्रेशर की सेंसेशन के बारे में आपको बताने की कोशिश करेगा। थर्ड आती है आपके पास हाइपोथैलेमस, दैट इज फॉर्मिंग द डायनसेफेलॉन का फ्लोर। तो आपके पास इस हाइपोथैलेमस में सर्टेन आपके पास सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो सर्टेन आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जिनको हम लेटर ऑन अभी देखेंगे। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्रीन ऑर्गन की तरह भी बिहेव करता है, जिसको हम अगले आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जहां पर वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है, चलेगा। उसके बाद सेकंड हिस्सा आता है दैट इज मिड ब्रेन का या मेसेंसेफेलॉन का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं मिड ब्रेन में, एक है ऑप्टिक लोब्स और दूसरा है आपके पास क्रूरा सेरिब्राई। ये BRI है, PRI नहीं होगा, ऑप्टिक लोब्स एंड द क्रूरा सेरिब्राई। अब ध्यान दीजिएगा
क्या होता है, मिड ब्रेन के अंदर आपके टोटल मिलाकर हायर वर्टिब्रेट के अंदर ऑप्टिक लोब्स पाई जाती हैं 4। तो हम नाम लिखते हैं, ऑप्टिक लोब अगर 4 हो जाएंगी तो हम लिखेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज द वर्ड दैट इज बीइंग स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कि ऑप्टिक लोब अगर 4 होंगी। लेकिन वही ऑप्टिक लोब अगर आपके पास में क्वांटिटी में सिर्फ 2 है तो हम बात करेंगे कि ये ऑप्टिक लोब की आपके पास क्वांटिटी 2 होने पर नाम हो जाएगा कॉर्पोरा बाइजेमिना। Corpora bigemina is the specific structure that is present in the lower vertebrate और lower invertebrate। लेकिन हायर वर्टिब्रेट में ऑप्टिक लोब जो है वो आपके पास में कितनी है, 4 होती हैं, और लोअर वाले आपके पास वर्टिब्रेट में या इनवर्टिब्रेट के अंदर आपके पास में ऑप्टिक लोब 2 होती हैं। 2 होंगी तो कॉर्पोरा बाइजेमिना, 4 होंगी तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। फंक्शन क्या है जी, ऑप्टिक लोब का एज सच में फंक्शन विजन में हेल्प करना ही होता है। एक तरह से आपके पास में क्रॉस लिंकिंग फाइबर्स होते हैं जो आई से आते हैं और आपके ब्रेन तक पास करते हैं थ्रू दी मिड ब्रेन और दी ऑप्टिक लोब। अब ध्यान क्या देने वाली बात है, बात यह है कि अगर कॉर्पोरा बाइजेमिना हो गई तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ विजन में ही हेल्प करती है। लेकिन अगर आपके पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होगी, ये विजन के अलावा हियरिंग में भी हेल्प करती है। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी। इसके अलावा आपके मिड ब्रेन के अंदर सेकंड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो है क्रूरा सेरिब्राई, दैट इज हेल्पिंग इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फॉर एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जो आपके पास हिस्से होते हैं उन सभी को इंटीग्रेटिवली कोऑर्डिनेटिवली एक दूसरे के साथ फंक्शन करने में जो हेल्प करती है वो आपके पास क्रूरा सेरिब्राई है। लोअर लिम्ब आपका किस तरह से फंक्शन करेगा, दैट इज आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द क्रूरा सेरिब्राई। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखते हुए चलनी है कि लिम्ब के फंक्शंस आर आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द क्रूरा सेरिब्राई। चले, थर्ड पार्ट आता है आपके ब्रेन का, दैट इज हाइंड ब्रेन और द रोम्बेनसेफेलॉन, जिसमें आपके पास पहला हिस्सा आती है दैट इज सेरिबेलम और मेटेनसेफेलॉन। तो ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम का आपके पास रोल है पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड वॉलेंट्री मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ये ब्रेन का आपके पास सेकंड लार्जेस्ट हिस्सा है आफ्टर द सेरिब्रम। अब ध्यान ये दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभार, जब पर्सन अल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं तो अल्कोहल ड्रिंक होने पर सबसे पहले जो आपके पास ब्रेन का हिस्सा अफेक्ट होता है वो कौन सा है? तो कई बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि सेरिब्रम है, लेकिन आंसर होगी सेरिबेलम, क्योंकि सबसे पहले आपके पास इंटेलिजेंस नहीं जाती है, किसी भी पर्सन का इक्विलिब्रियम और पोस्चर जो है, या वो वॉलंटरी जो स्पीच कर रहा होता है, बोल रहा होता है, जिस तरह से उसका गेट होता है, मीन बाय अपनी बॉडी को वो बैलेंस कर पाता है या नहीं कर पाता है, सबसे पहले वो लॉस होता है और लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर उसकी मेमोरी और इंटेलिजेंस या लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, वर्ड फॉर्मेशन पर फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले क्या चीज अफेक्ट होती है? उसकी बॉडी का पोस्चर, उसकी इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी मसल की एक्टिविटीज। तो ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल पीने पर जो पहला ऑर्गन अफेक्ट होगा कभी भी वो सेरिबेलम है, लेटर ऑन आपके पास में सेरिब्रम इफेक्ट होती है, और उसी अल्कोहल से आपके पास में लीवर लेटर ऑन डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं या फैटी लीवर कहते हैं। तो ये भी चीज आपने थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। अब जो ये जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम को भी आपने जब डिवाइड किया तो दो हिस्से मिले, जिसको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं थ्रू द मीडियन फिशर या मीडियन वर्मिस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेरिबेलम और सेरिब्रम ये आपके पास में हेमिस्फीयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सेरिब्रम में अगर हेमिस्फीयर है तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे, और अगर सेरिबेलम में है तो हम कहेंगे सेरिबेलर हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिएगा आपके पास में आती है पॉन्स वेरोलाई। तो पॉन्स वेरोलाई आपके पास इंटीग्रेटिवली फंक्शन करती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ में। हमारी ब्रेन का जो मोस्ट वाइटल सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब ध्यान दीजिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको हम माइलेनसेफेलॉन कहते हैं, क्यों हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा वाइटल हिस्सा ये है? वो इसलिए है क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी बॉडी की रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का सेंटर, ये सारे सेंटर आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज होगा तो आपका रेस्पिरेशन की दिक्कत,
आपकी हार्ट रेट की दिक्कत, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की दिक्कत, रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करने की दिक्कत, सभी की सभी जगह पर दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी और लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर डेथ होना पॉसिबिलिटी है। तो मोस्ट वाइटल सेंटर इन द ब्रेन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो पॉन्स वेरोलाई की हेल्प करती है, लेती है। पॉन्स वेरोलाई के दो हिस्से होते हैं, एक को हम न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहते हैं और दूसरे को एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है एक्चुअली में वही पॉन्स वेरोलाई का ऐसा सेंटर है जो एक्चुअली में वर्क करता है, जिसका काम होता है डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन या डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर रोल प्ले कर रही होती है और एपन्यूस्टिक सेंटर उसको हेल्प करता है कि किस तरह से वो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा और घटा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा इंटीग्रेटिवली फंक्शन करते हैं। अब लास्ट पार्ट यहां से क्या पूछा जाता है, एक वर्डिंग पूछी जाती है, वो है ब्रेन स्टेम क्या होती है। ठीक है जी, तो ब्रेन स्टेम जो है वो आपके पास में एक ब्रेन के इंटीग्रेटिवली कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मिलाकर बनती है, जिसमें आपका पहला स्ट्रक्चर आता है डायनसेफेलॉन का, सेकंड आती है आपके मिड ब्रेन, थर्ड हिस्सा आता है आपके पास पॉन्स वेरोलाई का और फोर्थ हिस्सा आता है आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा का। फिर से देख लेंगे मैंने क्या क्या वर्ड कहा। ब्रेन स्टेम इज अ कॉन्स्टिट्यूटिवली अ पोर्शन ऑफ डायनसेफेलॉन 1, सेकंड इज द मिड ब्रेन, थर्ड इज द पॉन्स वेरोलाई एंड फोर्थ इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जिस समय किसी पर्सन को हैंग कर दिया जाता है ना, हैंगिंग करते हैं, फांसी पर लटका देते हैं, उस दौरान में क्योंकि आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोलाई, मिड ब्रेन और आपके पास में डायनसेफेलॉन एक लाइन में होते हैं, तो जब आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रा ऊपर की ओर को मूव करती है तो ब्रेन स्टेम को डैमेज करती होती हुई जाती है, इसीलिए इंस्टेंटेनियसली हैंगिंग पर डेथ हो जाती है। कारण कभी कभार आपसे पूछें कि इंस्टेंटेनियसली डेथ क्यों हो गई हैंग करने पर, इसलिए क्योंकि ब्रेन स्टेम जो है वो आपके पास में डैमेज हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसीलिए सारे के सारे फंक्शन जो एग्जैक्टली में उनको करने चाहिए वो सभी के सभी इंस्टेंटेनियसली स्टॉप हो जाते हैं, इसलिए पर्सन की इंस्टेंटेनियसली डेथ हो जाती है। अब चलिएगा नेक्स्ट आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आती है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आपके पास ब्रेन की एक्सटेंशन है इनटू दी दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड यूज किया कि स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रेन इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में ब्रेन का जो हिस्सा पाया जाता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और ब्रेन से निकलने के लिए आपके पास में एक पर्टिकुलर फोरामेन वहां पर प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ब्रेन जो है वो आपके पास रिलेट करती हुई जाएगी इनटू द वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट पर्टिकुलर ओपनिंग इज बीइंग टर्म्ड एज फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के थ्रू आपके पास ब्रेन जो है वो आपके पास में एक्सटेंड होती हुई वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंचती है, जिसकी लेंथ आपके पास 45 सेंटीमीटर है, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, 45 सेंटीमीटर आपके पास पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है। अब चलिए यहां से एक चीज और क्या देखनी, जरा देखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड को लिखा हुआ है दे आर बीइंग कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही आपके पास में 3 मेनिंजेस से प्रोटेक्टिव होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज एन होल, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, बाहर से आपके पास ब्रेन के अराउंड भी 3 मेनिंजेस हैं जो उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग का रोल प्ले करती है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द मेनिंजेस एंड दीस मेनिंजेस फ्रॉम द आउटर टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर को जाएंगे तो बाहर की ओर को सबसे पहले मिलेगी ड्यूरामेटर, उसके बाद एरेक्नोइड और सबसे लास्ट में आपके पास पायामेटर। ड्यूरामेटर जो है वो डबल लेयर्ड होती है, नॉन आपके पास वस्कुलर है और डेड लेयर होती है, इसलिए प्रोटेक्शन देती है। सबसे ज्यादा जो वस्कुलर सप्लाई है वो आपके पास पायामेटर में होती है, और पायामेटर ही आपके पास में एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर को एग्जैक्टली में ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखो और की चीज क्या ध्यान होनी चाहिए, ये जो आपके पास एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर है इसके बीच में स्पेस होती है जिसको हम पर्टिकुलर सबड्यूरल स्पेस कहते हैं, और आपके पायामेटर और पर्टिकुलर एरेक्नोइड के बीच में स्पेस होती है जिसको हम सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। तो आपके पास इन दोनों स्पेसिस के बीच में आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है जो हेल्प करती है शॉक को एब्जॉर्ब करने में। तो इतनी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए जितना मैंने यहां से आपको बताया।
चलेगा। उसके बाद आपके पास आता है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा, जिसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो चीजों के बारे में डील करते हैं, जिसमें एक क्रेनियल नर्व्स आती हैं और दूसरी आपके पास स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तो क्रेनियल नर्व बेसिकली ब्रेन से अराइज होकर आएंगी और जो स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होकर आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देखना है कि क्रेनियल नर्व जो होती हैं कुछ आपके पास सेंसरी हैं, कुछ आपके पास में मिक्स्ड टाइप की होती हैं और कुछ आपके पास मोटर टाइप की होती हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होकर आती हैं, जो आपके पास 31 पेयर हैं, ये 31 के 31 पेयर मिक्स्ड टाइप के हैं। ना इसमें स्पेसिफिक कोई सेंसरी है, ना तो कोई मोटर है। मीन बाय सभी की सभी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो आपके पास सेंसरी फंक्शन भी कर सकती है, मोटर फंक्शन भी कर सकती है, इसीलिए उनको बोथ या मिक्स्ड टाइप की न्यूरॉन कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। अब ये स्पाइनल नर्व एग्जैक्टली में कहां से अराइज हुई, तो आपके पास हमने जब वर्टिब्रे पढ़े थे तो हमने 5 तरह के वर्टिब्रे पढ़े थे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल या कोकाइजियल। ठीक है, तो उसी प्रकार से सर्वाइकल आपके पास वर्टिब्रे के थ्रू आपके पास 8 पेयर ऑफ स्पाइनल न्यूरॉन जो है वो आपके पास निकल आएंगी। आपके पास थोरेसिक से 12 पेयर, लंबर से आपके पास 5 पेयर, सैक्रल से आपके पास 5 पेयर और कोकाइजियल या कॉर्डल से आपके पास 1 पेयर ऑफ स्पाइनल न्यूरॉन दैट इज मिक्स्ड टाइप आपके पास में निकल कर आएगी। ये ध्यान आपने पक्का से रखना है। ठीक है जी। बच गई आपके पास क्रेनियल नर्व्स। तो टोटल मिलाकर आज की डेट में 13 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अभी भी हम 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के बारे में ही पढ़ते हैं। जो आपके पास शुरुआत होती है, पहली आती है आपके पास ऑल्फैक्टरी, उसके बाद ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो याद करिएगा ऑप्टाफेगवा, OOP। अब बोलेंगे पी कहां है, यहां तो टी है। तो ट्रोक्लियर इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द पैथेटिक, PATHETIC, पैथेटिक आपके पास में फोर्थ को, ट्रोक्लियर को और क्या कहा जाता है, पैथेटिक। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ योर बॉडी। ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ योर बॉडी इज द ट्राइजेमिनल, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ योर बॉडी इज द वेगस, and this vagus nerve is having the maximum branches in your body and this is also being termed as the wandering nerve। wandering nerve इसके लिए इसको कहा जाता है क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली में कि वेगस नर्व की एग्जैक्टली में कितनी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये पता है कि वेगस नर्व की मैक्सिमम ब्रांचेस पाई जाती हैं जो और किसी आपके पास क्रेनियल नर्व की नहीं है। This trigeminal nerve is also being termed as the dentist nerve, क्योंकि एग्जैक्टली में डेंटिस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल ही नर्व होती है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, अब मैंने ये कहा कि आपको ये पता होना जरूरी है क्योंकि क्रेनियल नर्व कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है और कुछ आपके पास मिक्स्ड टाइप के हैं। तो देखिए यहां पर भी आपके पास में क्या लिखा है, एक निमोनिक लिखी है, सम से मनी मनी बट माई ब्रदर सेज बिल्डिंग बिजनेस मनी मनी। देखो ये लेटर कितने हैं जी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्रेनियल नर्व भी कितनी है आपके पास, 12 भी है। तो शुरुआत के इनिशियल आपके पास अल्फाबेट को आप लेकर चलेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा ऑल्फैक्टरी से सम, से वाला जाएगा आपके पास ऑप्टिक के साथ में, मनी जाएगी आपके पास ऑकुलोमोटर के साथ में और लेटर ऑन आप ऐड करते जाएंगे सारा का सारा पार्ट। लेकिन जो इनिशियल लेटर है जैसे एस है वो बताएगा आपके पास, देखो यहां पर ऑल्फैक्टरी क्या गया लिखा है तो सेंसरी, तो यहां पर भी आपके सम में पहले एस है, फिर से आया तो ऑप्टिक में क्या बताया, ये भी सेंसरी है। फिर आ गया मनी, तो मनी में पहला अल्फाबेट है दैट इज एम। और ऑकुलोमोटर कैसी होगी आपके पास, मोटर टाइप। तो ध्यान दीजिएगा इनिशियल जो अल्फाबेट होंगे उसके हिसाब से आप बताएंगे, लेकिन आपको वो चीज पहले निमोनिक याद होना चाहिए, सम से मनी मनी बट माय ब्रदर सेज बिल्डिंग बिजनेस मनी मनी। तो इनिशियल जो लेटर्स होंगे वो बताएंगे आपके पास कि एग्जैक्टली में वो न्यूरॉन या क्रेनियल नर्व किस तरह की है। एस वर्ड अगर आपके पास इनिशियल अल्फाबेट है तो बताएगा सेंसरी है, एम होगा तो बताएगा मोटर है, बी होगा तो बताएगा बोथ है या मिक्स्ड है। तो ये पक्का से आपने ध्यान देकर चलना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर हो गया जी। अब यहां से फंक्शनैलिटी से भी क्वेश्चन रिलेट कर कर पूछी जाती है। तो देखिए ऑल्फैक्टरी में हमने अभी पीछे ही पढ़ा, ऑल्फैक्शन इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू स्मेल परसेप्शन। तो ऑल्फैक्टरी जो नर्व होगी, क्रेनियल नर्व होगी, वो किस चीज से हेल्प करेगी, स्मेल को इंटरप्रेट करने में, स्मेल के पर्टिकुलर सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ऑप्टिक नर्व किस चीज में हेल्प करेगी, विजन में। ऑकुलोमोटर जो नर्व है वो आपके पास आई बॉल की जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल आई मसल्स होती हैं आपके पास 6 प्रकार की। तो
ऑल दी एक्सटर्नल आई मसल जो है वो आपके पास कंट्रोल होती है ओकुलोमोटर से, स्पेसिफिकली सिर्फ दो। एक है आपके पास में लेटरल रेक्टस और दूसरी है सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक इज स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द फोर्थ क्रेनियल नर्व, इसीलिए यहां पर एक फंक्शन देखिएगा लिखा हुआ है आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करना। उसके बाद आती है लेटरल रेक्टस, तो लेटरल रेक्टस की मूवमेंट को भी आपके पास कंट्रोल करने का काम जो है वो आपके सिक्स्थ क्रेनियल नर्व करती है, इसलिए यहां पर भी देखिएगा आई बॉल की मूवमेंट। तो आई बॉल की मूवमेंट या रोटेशन ऑफ द आई जो है बीइंग कंट्रोल्ड बाय द थ्री न्यूरॉन्स। फर्स्ट इज द ओकुलोमोटर जो आपके पास मैक्सिमम एक्सटर्नल आई मसल को सप्लाई करती है। ट्रॉक्लियर जो आपके पास है वो सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है। एब्डुसेंस जो होती है वो आपके पास में लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। SO4 LR6, तो आपके पास में लेटरल रेक्टस जो है वो एब्डुसेन ने सप्लाई की है, और ये तीनों की तीनों क्रेनियल नर्व आई बॉल की रोटेशंस को कंट्रोल करती हैं। ये चीज आपने पक्का से ध्यान रखनी है, चलेगा। इसके बाद आती है आपके पास दैट इज पर्टिकुलरली दी ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल जो नर्व है, मैंने कहा डेंटिस्ट नर्व होती है। तो देखो जितने भी आपके पास जॉ को न्यूरॉन की सप्लाई हो रही है, जितने भी आपके पास टीथ को आपके पास पर्टिकुलर न्यूरॉन की सप्लाई हो रही है, जितने चीक को, लिप्स को, आपके पास टंग को जो सप्लाई हो रही है जिस पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व से, वो है ट्राइजेमिनल। और इसी ट्राइजेमिनल नर्व को नर्व ऑफ मेस्टिकेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जितनी भी मेस्टिकेटरी मसल्स होती हैं, मेस्टिकेटरी मसल का मतलब हुआ जो खाना चबाने में हेल्प करने वाली होती हैं, तो उन सभी मसल को कौन कंट्रोल करती है? ट्राइजेमिनल नर्व ही। ये भी इंपॉर्टेंटली ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद आती है फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व बेसिकली आप फेशियल मसल्स के थ्रू, है ना, तो आप गुस्सा दिखा रहे थे, आपको बेसिकली हंसना है, तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपके पास कंट्रोल कौन करती है? फेशियल नर्व कंट्रोल कर देती है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फेशियल नर्व जो है वो टेस्ट की सेंसेशन को भी कंट्रोल करती है। तो आपकी टंग के अंदर जो टंग के थ्रू जो टेस्ट आपको पता लगता है, उस टेस्ट को बताने का काम भी बेसिकली फेशियल नर्व करती है। कैसे पता ये लगा? क्योंकि फेशियल नर्व जो है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को हमारे सप्लाई करती है थ्रू इट्स ब्रांच दैट इज बीइंग टर्म्ड एज कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई फेशियल नर्व की एक ब्रांच है जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करती है और टेस्ट की सेंसेशन के बारे में हमें बताती है। उसके बाद आती है एट्थ क्रेनियल नर्व दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द ऑडिटरी। ऑडिटरी के लिए हम दूसरा वर्ड ये यूज करते हैं दैट इज वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर। अब वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑडिटरी नर्व के दो ब्रांचेस हैं, एक आपके पास वेस्टिब्यूलर ब्रांच है और एक कॉक्लियर ब्रांच है। वेस्टिब्यूलर इज द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर द ईयर दैट इज कंट्रोलिंग द बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी, और दूसरा जो कॉक्लियर ब्रांच है दैट इज कंट्रोलिंग द हियरिंग। तो आपके पास में ऑडिटरी नर्व के दो फंक्शन होते हैं, एक तो बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी के, और दूसरा आपके पास हियरिंग या साउंड को परसीव करने में हेल्प करना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑडिटरी से सिर्फ ये मत समझ लीजिएगा कि हियरिंग में हेल्प करती है। ऑडिटरी जो है उसका दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर, इसीलिए एग्जैक्टली में फंक्शन हुआ एक बैलेंस में हेल्प करना और दूसरा हियरिंग में हेल्प करना। उसके बाद आती है नाइन्थ क्रेनियल नर्व जिसको हम ग्लोसोफेरिंजियल कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड आए हैं यहाँ पर, एक है ग्लोसो और एक है फेरिंजियल। ग्लोसो इज द वर्ड दैट इज अगेन रिलेटेड टू अ टंग एंड फेरिंजियल इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू अ फेरिंक्स। मीन बाय ये आपकी जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है दो जगह पर सप्लाई कर रही है, एक आपके पास पर्टिकुलर फेरिंक्स को और दूसरा आपके पास दैट इज टंग को। तो आपके पास हमने कहा था एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय अ फेशियल नर्व, but the posterior 1/3 of the tongue is being supplied by a glossopharyngeal nerve in order to have the taste sensation का पता लगने के लिए। उसी के साथ में जब स्वेलोइंग आप कर रहे होते हैं, खाने को स्वेलो कर रहे होते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर दौरान में फेरिंग्स को सप्लाई करने का काम कौन करती है? ग्लोसोफेरिंजियल। क्योंकि फेरिंग्स हमने पढ़ा था ना, कॉमन पाथवे है एयर और फूड के लिए। तो जिस समय में आप खाना स्वेलो करते हैं तो फेरिंग्स की मूवमेंट करवाने में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व हमारी हेल्प कर रही होती है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद क्या ध्यान होना चाहिए वो ये है, देखो उसके बाद 10th क्रेनियल नर्व जिसको हम वेगस कहते हैं। तो वेगस नर्व इज बेसिकली सप्लाइंग द हार्ट, स्टमक एंड द लंग्स। अब देखिएगा यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी है, देखो ये जो वेगस नर्व है ये आपके पास टेस्ट की सेंसेशन को भी कंट्रोल करती है, लेकिन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग जो आपके पास एग्जैक्टली में हार्ड बोन के साथ टंग जो है वो इंटीग्रेट कर रही है, वहां पर सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब और चीज क्या ध्यान रखनी है,
ये जो वेगस नर्व होती है जब भी हर्ट को इनरवेट करती है तो हर्ट रेट को कम करवाती है, ध्यान दीजिएगा, हर्ट रेट को कम करवाती है। इसके अलावा आज की डेट में साइंटिस्ट ने ये भी फंडामेंटली फॉलो कर देख लिया है और रिसर्च कर देख लिया है कि वेगस नर्व के अलावा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी हर्ट की आपके पास स्टिमुलेशन करवाती है, और जब भी वो स्टिमुलेशन करवाएगी तो हर्ट रेट को डिक्रीज कराती है। तो ध्यान दीजिएगा, वेगस नर्व के अलावा आज की डेट में ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी एक ऐसी नर्व है जो हर्ट रेट को डिक्रीज करवाने में हेल्प करती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर दो ऑप्शन में से एक पिकअप करना होगा ना कभी, तो आंसर करिएगा वेगस। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ये हो कि हर्ट रेट को डिक्रीज करवाने में कौन कौन सी न्यूरॉन हेल्प कर सकती हैं, तो आंसर होगी ग्लॉसोफेरेंजियल भी और वेगस भी। लेकिन ऑप्शन अगर डिवाइडेड है तो आंसर अभी भी अभी करेंगे आप वेगस ही है, क्योंकि ये पुराने कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन होगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी, दैट इज बेसिकली सप्लाइंग द नेक एंड द लैरिंग्स। इसका मतलब वॉइस की प्रोडक्शन जो आज की डेट में आपको हो रही है वो एग्जैक्टली में इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, क्योंकि ये वोकल जो कॉर्ड्स होती हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद आती है लास्ट आपके पास दैट इज हाइपोग्लॉसल। देखिए फिर से वर्ड ग्लॉसल आ गया, और आपके पास एग्जैक्टली में हाइपोग्लॉसल जो नर्व है वो जनरल सेंसरी नर्व है टंग की। जनरल सेंसरी नर्व, जनरल सेंसरी का मतलब हुआ जो एग्जैक्ट में आप डेली बेसिस के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेशल फंक्शन है टेस्ट, टंग का स्पेशल फंक्शन टेस्ट है, लेकिन जनरल सेंसरी फंक्शन है जैसे टंग जो है मूव कर रही है अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, लेटरली, ऑब्लिकली, ये सभी जो मूवमेंट्स हैं दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय दी हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ध्यान दीजिएगा, हाइपोग्लॉसल नर्व जनरल सेंसरी नर्व है, और जो आपके फेशियल नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है या वेगस नर्व है, वो स्पेशल आपके पास नर्व है जो टंग की सेंसेशन या टेस्ट की सेंसेशन को कंट्रोल करती है। तो इतनी चीज यहां से आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिएगा, यहां पर भी वही सारी की सारी चीजें मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे ही समझा दी, तो आप पक्का से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चार्ट भी वही चीज है। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप लेकर अपने पास रख भी सकते हैं, लेकिन ये वही चीज है जो मैंने पीछे आपको डिक्टेट दी है। चलिएगा, उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करने वाला है, क्योंकि इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा था उसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हमने कहा था। इनवॉलेंट्री के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया है, दैट इज पर्टिकुलरली अ विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब वो ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है, मीन बाय हमारे कंट्रोल में नहीं है, और विसरल वर्ड है आपके इंटरनल ऑर्गन के लिए। तो इंटरनल ऑर्गन हमारे कंट्रोल में तो फंक्शन करते नहीं है, इसका मतलब ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में वर्क नहीं करता है उसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए इसको विसरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब देखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिएगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करती है, इसीलिए इसको एंटागोनिस्टिक सिस्टम्स कहा जाता है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एंटागोनिस्टिक फंक्शन। अब क्या चीज ध्यान देखनी है, यहां पर यह चीज ध्यान देखनी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो आपके पास में गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। अब देखो, जैसे हम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल लेकर आती है, फिर पर्टिकुलर दूसरे वाली न्यूरॉन के साथ साइनैप्स बनाती है, और वहां से पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन निकल कर आती है जो आपके पास किसी ऑर्गन की वर्किंग को कंट्रोल करती है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम सेंसरी न्यूरॉन के लिए वर्ड यूज करेंगे दैट इज पर्टिकुलर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, साइनैप्स के लिए वर्ड यूज करेंगे गैंग्लियन, और आपके पास मोटर न्यूरॉन के लिए वर्ड यूज करेंगे दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपैरिजन टू पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो आपके पास गैंग्लियन पर क्या चीज रिलीज कर रहे होते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलिन। क्या चीज रिलीज करेंगे, एसिटाइल कोलिन। और जो आपके पास एग्जैक्टली में एसिटाइल कोलिन जो है वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट कर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर को देगा। वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑर्गन के ऊपर जो एग्जैक्टली में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे वो होगी आपके पास नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन। इसीलिए आपके पास
हम ये देखेंगे कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के थ्रू कौन सा एग्जैक्टली में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसी हिसाब से हम उस सिस्टम को लिखेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जाता है, एड्रीनर्जिक सिस्टम है, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रही है, या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन होती है वो आपके पास इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो आंसर कैसे पता लगा हमें, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एग्जैक्टली में हार्ट के सरफेस के ऊपर एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज करेंगी, जो एग्जैक्टली में हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगी, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्या ध्यान होना चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो कहां से अराइज होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज थोरैकोलंबर आउटफ्लो होता है। तो इसका मतलब आपके पास थॉरेक्स रीजन और आपके पास लंबर रीजन से एग्जैक्टली में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकल कर आते हैं, इसलिए वर्ड क्या यूज किया हुआ है, थोरैकोलंबर आउटफ्लो होता है। ये भी चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट काम करने वाला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब कैसे ये चीज पता लगी थी, वो ऐसे पता लगी, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, वो दोनों के दोनों एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करते हैं। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ने एग्जैक्टली में क्या रिलीज कर दिया आपको, एसिटाइल कोलिन ना, ऑर्गन के सरफेस के ऊपर। और जो एसिटाइल कोलिन है वो आपके एड्रेनलिन के बिल्कुल अपोजिट या नॉर एड्रेनलिन के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। तो हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन में ये पढ़ा कि हार्ट रेट को इंक्रीज करवाती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के थ्रू एसिटाइल कोलिन हार्ट के सरफेस पर रिलीज होगा, वो आपके पास हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाएगा। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या ध्यान होना चाहिए कि एग्जैक्टली में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अराइज कहां से हुए। तो देखिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्रेनियोसैक्रल, मीन बाय आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रे और जो आपके पास सैक्रल वर्टिब्रे हैं, उन दोनों से एग्जैक्टली में आपके पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अराइज होकर आते हैं। इसलिए वर्ड क्या यूज की जाती है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैकोलंबर आउटफ्लो है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आपके पास में नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए, जितनी मैंने चीजें आपको यहां से बताई। अब देखो यहां से ये वाला चीज पक्का से ध्यान रखिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर होते हैं वो आपके पास में लार्जर होते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट किसमें होगा, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्गर होंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आपके पास में स्मॉलर होने वाले हैं। अब एक चीज आपने लास्ट जो याद रखनी है, देखो जो गैंग्लियन है वो गैंग्लियन आपके पास में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में या ऑर्गन के इनसाइड में होता है या उसके सरफेस पर होता है। लेकिन आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियन होगा वो हमेशा किसी ऑर्गन से दूरी पर होगा। अब दूरी क्यों है, क्योंकि आपने ये पढ़ा क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लॉन्गर है और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आपके पास में स्मॉलर है।